हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने हूँ एक नया वीडियो लेके, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। जो कि है यूजीसी नेट जेआरएफ और लेक्चररशिप एग्ज़ाम का टेस्ट पेपर 1, जिसमें मैंने बहुत सारे 60 क्वेश्चंस हैं जिसे डिटेल में समझाया है और आपको बहुत पसंद आएगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको हाई विंग्स यूजीसी नेट पर जाके सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है वीडियोस को। और जितने भी वीडियोस हैं मेरे, आपको हर एक जानकारी उस वीडियोस में मिलेगी, चाहे वो रीजनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, करंट अफेयर हो, एचआरएम हो और प्रीवियस ईयर वेलफेयर क्वेश्चंस पेपर हो। जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब मेरे वीडियोस में देखने को मिलेगा। और शॉर्ट्स भी मैंने बनाए हैं जो कि जीके के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पहला देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डिवे, ये डिवे है DEWEY, और ये इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, एजुकेशन इज अ। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिवे के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है? एक सोशल नीड है, पर्सनल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड है या थ्योरेटिकल नीड है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवे कैसे दिखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैं जॉन डिवे। 1859 टू 1952 तक इन्होंने काम किया है। और एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। वो कहते हैं कि एजुकेशन सिर्फ हमारी लाइफ का प्रिपरेशन करना नहीं है, ये लाइफ इटसेल्फ। उन्होंने कहा है कि ये ज़िंदगी है, एजुकेशन एक ज़िंदगी है, ना कि ज़िंदगी के लिए तैयारी है, एक ज़िंदगी है। एजुकेशन देयरफॉर इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर लिविंग। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि फ्यूचर लिविंग है एजुकेशन। वो कहते हैं कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ लिविंग। ठीक है, जीने का एक धीरे धीरे तरीका है, एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, उन्होंने कहा है। और अगर मैं थोड़ा बहुत और बता दूं जॉन डिवे के बारे में, तो वो एक अमेरिकन फिलोसोफर थे यहाँ पे एंड एजुकेटर। ही वॉज एन अर्ली ओरिजिनेटर ऑफ pragmatism, a popular philosophical school of thought at the beginning of 20th century। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जॉन डिवे का जन्म 20 अक्टूबर 1859 को, और वो मरे कब थे? जून 1 1952 में वो डेड हुए थे। और 20वीं सदी के बिगनिंग में उन्होंने क्या किया था, जो पॉपुलर फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट है, उन्होंने उसके बारे में एम्फेसाइज किया था, एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाया था अपना, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो थ्रू एक्सपीरियंस। वो बोलते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो एक्सपीरियंस के थ्रू सॉल्व होती है। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन एजुकेशन। वो मानते थे कि जो बेस्ट एजुकेशन है उसमें लर्निंग थ्रू डूइंग है। अगर हम अपनी लर्निंग थ्रू डूइंग करें तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, ना कि सिर्फ रोट लर्निंग। उन्होंने रोट लर्निंग को बिल्कुल भी फोकस नहीं डाला है ना। ये क्वेश्चन है सेकंड, द टीचर ought to know the problem prevalent in the field of education, the reason is that। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टीचर को एक जानना चाहिए कि जो भी एजुकेशन है उसकी फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्यों जानना चाहिए, क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है, डी विद दिस नॉलेज द टीचर कैन हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है तो हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आपने सुना होगा कि अगर हमें पता है कि क्वेश्चन क्या है तो समझो कि हाफ सॉल्यूशन तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन का हो जाता है। तो डी जो है इसका करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस in determining the amount of transference that occurs in learning। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? जो हमने सीखा वो हम अप्लाई करें। तो क्या है उसमें? ग्रेट इंपॉर्टेंस इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर इन लर्निंग इज द, सबसे ज़रूरी क्या है उसमें? IQ ऑफ द टीचर। ये करेक्ट आंसर है। जब तक IQ ऑफ द टीचर, इंटेलिजेंट क्वेश्चन अगर सही नहीं होगा तो हम ट्रांसफरेंस ऑफ लर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है, कितना कब हमें उस लर्निंग का यूज़ करना है। 3 टाइप की लर्निंग होती है ट्रांसफरेंस ऑफ लर्निंग। पहली पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है और न्यूट्रल होती है। तो हमें कब कौन सा यूज़ करना है, हमें कब पता चलेगा? जब टीचर की IQ अच्छी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, IQ ऑफ द टीचर। अब है
क्वेश्चन, द एजुकेशन एम्स एट द फुलेस्ट रियलाइजेशन ऑफ ऑल पोटेंशियलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है कि जो बच्चों की पोटेंशियलिटी को हम अच्छे से यूज़ करें, ये क्या कहना चाहता है एजुकेशन का, इससे उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य ये तीनों हैं, मतलब ऑल ऑफ देम। इससे क्या होता है, अगर हमने एजुकेशन ली है तो हम बच्चों को किस तरह से मोल्ड करना है हमें पता होगा, और एजुकेशन का उद्देश्य ही यही है कि हमें पता चले कि बच्चों को हमें किस तरह से, अगर वीक बच्चा है तो हमें कैसे सुधारना है, और मतलब जैसे बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो हमें उसे कैसे सुधारना है। तो टीचर एंड पेरेंट मस्ट नो व्हाट चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ एंड व्हाट पोटेंशियलिटीज दे पोजेस, ये भी ठीक है। दे शुड प्रोवाइड सुटेबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फेवरेबल एनवायरमेंटल फैसिलिटीज़, ये भी ठीक है, ताकि मैक्सिमम ग्रोथ हो चिल्ड्रन की। और इट इज़ नेसेसरी देयर एटीट्यूड्स आर हेल्पफुल, एनकरेजिंग एंड सिंपैथेटिक, और ये भी ठीक है। तो हमारा जो एजुकेशन का एम है वो हमारा पूरा हो जाता है अगर हमें ये सब पता होगा और हम इसी तरीके से काम करेंगे। तो ऑल ऑफ देम इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, अब 5th क्वेश्चन है कि why a teacher is called the leader of the class। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ही इज ऑटोक्रेटिक एम्परर ऑफ हिज क्लास, क्योंकि टीचर ही जो भी इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, उसे क्या करवाना है, किस बच्चे से कैसे डील करना है, उसे सब पता होता है। तो ही इज अ ऑटोक्रेटिक एम्परर ऑफ हिज क्लास। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ना मिनिमम प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस इंक्लूड, मिनिमम प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस में क्या क्या होता है, डेटा कलेक्टर सर्विस, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस, काउंसलिंग सर्विस, ये सब कुछ होता है मिनिमम प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस मतलब निर्देश देना, तो उसके मिनिमम प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस में सब चीज़ होती है कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे हमें हैंडल करना है, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन क्या है, काउंसलिंग सर्विस कैसे होनी चाहिए, सब होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस। Now, to study the relationship of family size with income, a researcher classifies his population into different income slabs, then take a random sample from each slab। तो इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज होगी, तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो कोई भी सैंपल जो पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, सपोज एक क्लास है, उसमें हमें बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, तो वो पूरे बच्चे जो हो गए वो तो पॉपुलेशन हो गए। लेकिन अगर हम सब तो नहीं ले सकते, सब बच्चों का डेटा तो नहीं ले सकते, बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे हम चूज़ करते हैं और उनसे हम डेटा लेते हैं। ठीक है, उनसे डेटा लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सैंपल। तो अगर हम सैंपल को एक डेफिनेशन के रूप में देखें, तो यहाँ पे देखिए सैंपल क्या है, सैंपल इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सैम्पलिंग। तो क्या एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे 100 लोगों का डेटा है तो हम उसमें से 10 बच्चों को ले लेंगे और हमें पता चल जाएगा। तो कई टेक्निक से हम ये सैंपल निकालते हैं, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, उसके बाद हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, उसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग, ये क्लस्टर सैम्पलिंग। तो जो हमारा मेन क्वेश्चन है, क्लासिफाइज हिज पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट इनकम स्लैब, तो यहाँ पे हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, इसको मैं आपको बताती हूँ। Now, stratified random sampling involves dividing the population into subpopulation। क्या डिवाइड करते हैं हम, सब पॉपुलेशन में। It may differ in important ways। It allows you draw more precise conclusion by ensuring that every subgroup is properly represented in the sample। For example, अगर आप एग्जाम्पल देखें, जैसे 800 मैन है, 200 वुमेन है एक कंपनी में। ठीक है, तो हम इसको सैंपल कैसे लेंगे, 80 मैन लेंगे और 20 वुमेन लेंगे, और उसके बाद हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। तो ये जो हो गया हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो गया। ठीक है, तो हमें बस इसमें यही करना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें ये है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब 8 क्वेश्चन है, इन एनी रिसर्च वन शुड
किसी भी रिसर्च को करते समय एक जो रिसर्चर उसे क्या करना चाहिए, नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस इन सर्टेन स्पेसिफिक सब एरिया, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी से छोटी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को क्या करते हैं, रिसर्च कहते हैं। अ थ्योरी इज़ करेक्ट बिकॉज, क्यों एक थ्योरी करेक्ट होती है, बिकॉज इट्स डेरिवेशंस मैच विद मोस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो सब एक दूसरे से मैच होने चाहिए। तो क्या है, करेक्ट आंसर इज डी, इसका करेक्ट आंसर है डी। अब है ए नॉन फिक्शनल लिटरेरी कंपोजिशन दैट फॉर्म्स एन इंडिपेंडेंट part of publication as a newspaper or magazine is known as symposium. Symposium क्या होता है, एक non fictional literary composition that form an independent part of a publication as a newspaper. तो correct answer is C. So यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।